जैन साहब, आपसे पूछना चाहूंगा यही सवाल, और उसके साथ एक और भी कि जो मुझे एक चीज हमेशा सताती है कि डेमोक्रेसी में सेक्युलरिज्म का बीड़ा सिर्फ हम ही को खाना पड़ रहा है जी। भारत में, बाकी लोगों को सेक्युलर नहीं होना। तो हमें देखिए मंदिरों के लिए हमें ही क्यों लड़ना पड़ता है? कोई हमें देता भी नहीं है, छीन तो ले गया। ये कहाँ तक न्याय है भारतीय जुडिशरी के साथ? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस कौम को अब लड़ना तो सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग ये कहें कि कोई हमें दे दे, तो मैं इस कंसेप्ट में बिलीव ही नहीं करता। आप सीखिए यहूदियों से, आज इजराइल में क्या हो रहा है। 80 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और आज वो 5-5 देशों से लड़ रहे हैं अकेले। हम लोगों की कौम के अंदर ताकत होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इस राजपूताना की धरती पे कहना चाहता हूं कि उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। कोई देगा क्या हमें? हम लड़ के लेंगे अपनी चीज, पहली बात। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी सर ने यहाँ पे मंदिर तोड़ने की बात कही, और मंदिर तोड़ने का जो पीछे कारण है वो तो एक कारण है ही है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को नष्ट करना है। पर इसका दूसरा सबसे बड़ा जो अध्याय है, इसका दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू है, उसको हमें गौर करना चाहिए। हर आदमी ये कहता है वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। सनातन हिंदू कंसेप्ट भी है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात राम मंदिर के जजमेंट में होल्ड की है। अगर आप मंदिर तोड़ देते हैं तो देवता वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। तो सनातन समाज की ये ड्यूटी है कि जब तक वहां पे मंदिर स्थापित ना हो जाए उसके लिए लड़ाई लड़े। अब देखिए, सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट के प्रिंसिपल्स को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यहाँ पे अश्वनी भाई भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उस वर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, और यही नैरेटिव का बहुत बड़ा खेल है। खेल क्या हुआ हमारे साथ? आज आर्टिकल 14 और 15 में हर आदमी को, गवर्नमेंट को मैंडेट है कि जब सरकारें गवर्नेंस करेंगी, गवर्नमेंट फंक्शंस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्जेस्ट होगा, तो आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और बर्थ। ये मैंडेट आर्टिकल 14 और 15 का। और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने भी कहा है कि भाई हमारे संविधान में जो सेकुलर के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी इम्बाइब्ड आर्टिकल 14 और 15 में। अब आपने जब उन दोनों शब्दों को, सेकुलर और सोशलिस्ट को, प्रीएम्बल में डाल दिया बिना कोई डिस्कशन के, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी के एरा में, तो आप देखिए ये अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया। मैं आपको समझाता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकुलर कौन होगा? सरकार सेकुलर होगी। पर आपने जब प्रीएम्बल में डालते तो प्रीएम्बल के पहले शब्द क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया, भारत को क्या बनाने के लिए आज प्रतिज्ञा लेते हैं? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 3 शब्द थे। अब आपने उसमें डाल दिया सेकुलर और सोशलिस्ट। तो आपने लोगों को ये धारणा दे दी, ये फोर्स कर दिया कि सारे हिंदुओं को ये बोलना है कि सर्वधर्म, सारे धर्म एक बराबर हैं। पहली बात, धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में देखेंगे तो धर्म की डेफिनेशन अलग है, रिलीजन की डेफिनेशन अलग है। पर आपने लोगों को फोर्स कर दिया है मानने के लिए कि सारे रिलीजन एक बराबर है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है या कोई सच्चा क्रिश्चियन है, तो क्या वो आके कह सकता है कि बाइबल और गीता एक बराबर है, या कुरान या गीता एक बराबर? हर आदमी को अधिकार है आर्टिकल 25 में ये मानने का कि उसका धर्म सुप्रीम है। पर हमें बोल दिया गया ये माना जाए कि सब लोग बराबर हैं, हम लोग ये नहीं मान सकते हैं। और इसीलिए जो मंदिरों की लड़ाई चल रही है, अगर आप राम मंदिर में भी जो रिटर्न सबमिशन दिए थे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, उन्होंने कहा था कि ये केस सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से डिसाइड करिए। एक बड़ा विचित्र प्रिंसिपल है जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं किया। कितनी सरकारें बोमई के केस के बाद डिसमिस कर दी गई इस आधार पे कि सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट किया है। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है क्या, किसी को पता नहीं है। और उसके बाद प्रीएम्बल के एंड में क्या लिखा है कि वी ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को उस संविधान, ये प्रीएम्बल कट ऑफ डेट के साथ आ रहा है। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में कही थी। अब उसके बाद आपने उसमें 26 साल बाद 2 वर्ड जोड़ दिया। अच्छा, प्रीएम्बल आया था, केटी शाह का जो प्रपोजल था उसको 3 बार रिजेक्ट किया गया। सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को बी आर अंबेडकर साहब ने 15 नवंबर 1948 को
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम 7 में पेज नंबर 401 और 402 में ये बात कही भी कि सेकुलर और सोशलिस्ट का प्रिंसिपल नहीं जोड़ सकते हैं, पर इंदिरा गांधी क्योंकि एब्सोल्यूट पावर में थी तो उसको जाके 2 वर्ड जोड़ दो और लोगों को फोर्स कर दो सेकुलर और सोशलिस्ट रहने के लिए। और इसीलिए आज ये मंदिर मुक्ति की जो लड़ाई है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, वफ एक्ट 1995 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल लड़ाई चल रही है, जेपीसी के सामने ये पूरा चीजें चल रही हैं। पर आप मुझे बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया है। आज वफ एक्ट 1995 में बात हो रही है, आपने देखा सरकार उसमें अमेंडमेंट बिल लाई है और वो 31 मेंबर की जेपीसी को भेज दिया गया है। सारे जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जेपीसी के सामने जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पर जब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड लाया गया, क्या कोई डिबेट, क्या कोई चर्चा हुई? हम लोगों से कुछ पूछा गया? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके एक मैंडेट लगा दिया गया कि राम मंदिर के अलावा किसी और मुकदमे पे बात नहीं होगी, जिसकी वजह से 30 साल 35 साल तक ज्ञानव्यापी का केस न्यायालय में पड़ा रहा, पेंडिंग पड़ा रहा, तब कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। और आज जब ये सनातन समाज आप लोगों की वजह से, माननीय संजय दीक्षित की वजह से, जयपुर डायलॉग की वजह से ऐसा मंच मिल रहा है कि खड़ा हो गया है। अश्वनी भाई इतनी मेहनत, कितने लोग बैठे हैं, सब अपने आप में यहाँ पे एक नगीने हैं, एक ज्वेल्स है, जब इतनी मेहनत करके खड़ा कर रहे हैं, ये सिविलाइजेशन जग रही है, तो बोला जा रहा है कि ये सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान की कॉपी लेके घूम रहे। अरे और हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। बोलना चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान हमारी आशाओं और आकांक्षा के अनुरूप नहीं है भाई। जैन साहब, आपने कहा था कि भारतीयों को अब लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। Taking all of you what you have said, something that we value, जो हमारे लिए बहुत महत्ता रखती है उस बात की, protect and defend what is our own. That is why the call for reclaiming भारत. So ये युद्ध की जो युद्ध की मनस्थिति जो होती है वो कैसे आएगी हम लोगों में, क्योंकि हम शिथिल हो गए। देखिए, युद्ध की मनोस्थिति तब आएगी हमारे अंदर जब हमें शत्रु बोध पता होगा। हम लोगों के अंदर शत्रु बोध ही खत्म कर दिया गया है। अगर आज कोई आदमी ओपनली गाय को काट रहा है, अत्याचार कर रहा है, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, हिंदू लड़कियों के लिए रेट लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण की लड़की को ले आओगे तो इतना, जैन की लड़की को ले आओगे तो इतना, अगर ऐसे करके एक सुनियोजित षड्यंत्र करके यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और अगर जब उसके खिलाफ लोग आवाज उठाएं तो उस आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, और ये बोला जा रहा है कि आप लोग कम्युनल हैं, ये बोला जा रहा है कि आप लोग ने सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा क्या कहते हैं विरोध कर दिया। आपने मतलब वर्चुअली जो अश्वनी भाई एनएससी की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, मैंने तो वो दौर भी देखा है जब हम लोगों को घृणित निगाहों से देखा जाता था, फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता था। आज भी एक वर्ग ऐसा है जो हमें फ्रिंज एलिमेंट और कम्युनल मानता है। तो सवाल यह है कि जब तक शत्रु बोध हमारे अंदर नहीं आएगा कि हम लड़ाई किससे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी कम्युनिटी है इस देश में जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उनके पास इस समय ये ताकत है कि कोई भी मैसेज 12 घंटे के अंदर, विद इन 12 आवर्स पूरी कम्युनिटी में सर्कुलेट हो जाएगा। और अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी व्यक्ति से बात करेंगे और कन्याकुमारी में किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि ज्ञानव्यापी में जो फैसला आया वो गलत है और हम अपने अंतिम दिन तक हम अपनी मस्जिद नहीं शहीद होने देंगे। यही एक लाइन आपको शुरू से लेके एंड तक मिलेगी। अब देखिए, आप कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। राम मंदिर के केस में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आप इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा। राम मंदिर के केस में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसमें 3 ऑनरेबल जजेस थे, जस्टिस एसयू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस धर्मवीर शर्मा। आपको पता है जस्टिस एसयू खान ने क्या लिखा अपने जजमेंट में? जस्टिस एसयू खान ने अपने जजमेंट में राम मंदिर के केस में लिखा है कि वी वर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, हम लोग इस देश के रूलर्स थे और आज हम इस देश के जूनियर पार्टनर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सिटिंग जज ने राम मंदिर, आज आप जस्टिस चंद्रचूड़ को आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
कि उन्होंने डिवाइन इंटरवेंशन लिया और यहाँ पे पूरी लेफ्ट लॉबी और जितने बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं वो लग गए उनके पीछे कि कैसे डिवाइन इंटरवेंशन लेके आपने सोल्यूशन दिया। अरे सर, जस्टिस एस यू खान ने कहा है अपने जजमेंट में कि वी वर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री और आज हम जूनियर पार्टनर्स हैं। पर जब बात करेंगे तो कहेंगे कि आप सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 31 जनवरी 2024 को ज्ञानव्यापी के केस में व्यास तहखाने के अंदर पूजा का आदेश किया। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने पूजा पाठ इमीडिएटली शुरू करा दी राज्य सरकार ने रात के 12-1 बजे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में। 31 जनवरी से लेके आज तक 10 महीने बीत गए, केस में कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 4 महीने तक किसी जज को ही नहीं नियुक्त किया, किसी डिस्ट्रिक्ट जज को ही नहीं नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि ज्ञानव्यापी का केस डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ही नियुक्त मत करो। और वो नियुक्ति की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। अब इसके खिलाफ आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट है। अब उसके बाद जून की छुट्टी आ गई, उसके बाद जब भी डेट मिलती है तो डेट कब मिलती है? हर सैटरडे को। सैटरडे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है? स्ट्राइक होती है। चप्पलें घिस गई सर भाग भाग के। हर सैटरडे को जाते हैं, अगली डेट लेके चले आते हैं। अब पता है नेक्स्ट डेट आपको कब दी है ज्ञानव्यापी के केस में? 31 अक्टूबर को, जो दिवाली का दिन है, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है। तो आप भागते रहिए। तो हम भी भाग रहे हैं सर, पर कभी ना कभी मुझे लगता है कि अपने गंतव्य तक हम लोग पहुंचेंगे। और मैं इसीलिए आपके सामने आया हूं कि आप ये सोचिए कि सदियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां गुजर जाएंगी। हम लोग बहुत लकी हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जो बैठे हैं, कि 22 जनवरी को जब वो मैंने इस देश में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, पर इससे बड़ा और इससे अलौकिक इवेंट मुझे लगता है इस देश की इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो, जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 22 जनवरी को, और वो 84 सेकेंड्स का जो क्षण है वो रोमांच पैदा कर दिया था उसने पूरे देश के अंदर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और वैसे ही एक दूसरा क्षण आया है जब इस देश की पार्लियामेंट में सेंगोल रखा गया है। उसी तरह से तीसरा क्षण आएगा जिस दिन ज्ञानव्यापी और मथुरा मुक्त होगा, इस देश में धर्म की संस्थापना होगी। थैंक यू। बहुत ही इमोशनल इशू है और इसका बहुत असर होता है हम लोगों पे, क्योंकि हम जो अपना काम करते हैं यूएस में, हमारा कार्यक्रम इसी से शुरू होता है। कल्चर इज क्रिटिकल, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कल्चर इज क्रिटिकल। जब किसी कल्चर को का नाश करने, किसी व्यक्ति विशेष को खत्म करना हो ना, तो कह दीजिए कि उसका कल्चर बेकार है। दिस इज ऑल वेयर इट स्टार्ट्स। एक चीज सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं भूल गया था कहने से। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई ऑनरेबल, और ये बात मैं इस मंच पे रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की कि देश के काफी मतलब उस राज्य के काफी ऐसे एरियाज हैं जो पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। आपको पता है क्या किया गया सर? सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल सुओमोटो उसके खिलाफ बैठे और उसको क्रिटिसाइज किया गया और उसको रिजेक्ट किया गया उस कमेंट। मतलब जो ऑनरेबल जज ग्राउंड रियलिटी समझ रहा है और कह रहा है कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, देश को काटने वाली विभाजनकारी शक्तियां यहाँ पे घुस चुकी हैं, उस ऑनरेबल जज को, उस न्यायाधीश के साथ मैं जयपुर डायलॉग के मंच से कहना चाहता हूं, हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, पर हम लोगों को उस ऑनरेबल जज के साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू।